हेलो गाइज, चलिए आज क्लास हमारी होगी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें तो क्लास 10th में भी कुछ चीज़ें इसमें हमने पढ़ा था। जैसे बात कर ले हम लोग आयरन, गीजर, हीटर हो गए, ये सब ऐसे डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, हीट में। और वो डिवाइस ही पर्पज के लिए बनाए जाते हैं कि हमें क्या मिले, हीट मिले। क्लियर। बाकी डिवाइस जैसे बात करें हम बल्ब, CFL हो गए, फैन हो गए, इन सबको हम अदर पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे लाइट के लिए बल्ब को यूज करते हैं, फैन को मैकेनिकल एयर बनाने के लिए यूज करते हैं, है कि नहीं। वैसे ही कुछ डिवाइसेस हमारे यहाँ हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को किस में बदल देते हैं, हीट में, और उसको हम एज ए हीट पर्पस पे यूज करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि ये हीट बनता कैसे है। अगर हम बात करें कि जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उसमें हीट बनता कैसे होगा, तो सबसे अच्छा एग्जांपल एक हम लेते हैं बल्ब। जो पहले आता था फिलामेंट टंगस्टन बल्ब, अभी तो CFL LED चल रहे हैं। उसमें अगर बात करें हम, कैडेंसेंट बल्ब होते हैं, उसमें एक फिलामेंट ऐसे लगा होता है जिगजैग टाइप का, और कॉइल जैसा बनाकर, और दो यहाँ से सप्लाई के लिए पॉइंट्स लगे होते हैं, और ये पूरा का पूरा वैक्यूम ग्लास में कवर्ड होता था। अच्छा, इसमें होता क्या है, जब हम इसको प्लस माइनस सपोर्ट कनेक्ट करके सप्लाई देते हैं, वोल्टेज सप्लाई देते हैं, तो ये इस वोल्टेज सप्लाई की हेल्प से इसमें करंट फ्लो कराता था, है ना। और ये करंट जब फ्लो करता था इसमें, मतलब ये कि जब करंट पास होता है तो पासेस ऑफ करंट क्या करता है, उसमें एक तरह की हीट जनरेट कराता है ना। हीट कैसे जनरेट कराता है, तो देखिए हीट जनरेट क्यों कराता है और क्या होता है कि हीट जनरेट होने लगता है। जब ये करंट फ्लो करते हैं, इसका मतलब कोई चार्ज है जो फ्लो करता है, क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट फ्लो कर रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई चार्ज फ्लो कर रहा है। तो मेटल्स में कौन सा चार्ज होता है जो फ्लो करता है, तो जिधर करंट जा रहा है उसी के जस्ट रिवर्स में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो ये जब भागते हैं तो इसमें ऐसा पाथ बनाया जाता है इसका कर्व में, कॉइल जैसा, कि उसमें वो स्ट्रेट ना भाग पाए। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो तुरंत क्या हो जाता है, लड़ जाता है। तो हीट जनरेट का रीजन क्या हो दे सकते हैं हम लोग, जैसे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं कोलिजन स्टार्ट हो जाता है, किसमें, उस मेटल के एटम्स में कह सकते हैं, या आयंस में कह सकते हैं हम, ठीक है। ये जो है इनमें क्या होता है, कोलिजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भागने लगते हैं तो वो एटम से कोलाइड करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं। तो कोलिजन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे हीट जनरेट होता है, और इस हीट के जनरेशन से क्या होता है, उस मेटल का टेम्परेचर राइज कर जाता है, जिससे ये बल्ब हम टच करते हैं तो हमें क्या फील होता है, गर्म फील होता है। अच्छा, हमने तो दिया था इसको लाइट के लिए, तो इसका मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता था। इसीलिए LED और CFL की बात करें तो अब ये थोड़े से कम गर्म होते हैं। आप टच करके देखेंगे आधे एक घंटे के बाद भी वो थोड़े से नॉर्मल टच करने के एबल होते हैं, टच कर सकते हैं CFL को। या उसको LED की बात करें तो LED तो ठंडा भी वैसे रहता है काफ़ी, अगर बल्ब को टच करना चाहें तो नहीं पकड़ पाएंगे। इवन 10-20 सेकंड के बाद भी गर्म होने लगते हैं, क्योंकि उसका मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, जब टेम्परेचर राइज होता है आयंस के कोलिजन से, तो क्या होता है, इन को ये टेम्परेचर, आयंस को, एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, इन सबको क्या होता है, ये टेम्परेचर मिलता है, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होने लगता है, इंक्रीमेंट होने लगता है। और काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट होना मतलब स्पीड का बढ़ना, और स्पीड अगर बढ़ गया तो कोलिजन के चांसेस, ये रहा, कोलिजन के चांसेस क्या हो गए, और ज़्यादा हो गए, क्योंकि अब वो रैंडमली भाग जो रहे थे, या चलिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भाग रहे थे। जब भगदड़ मचती है, जैसे गैदरिंग है ढेर सारे लोगों की, उसमें भगदड़ जब होती है, स्पीड बढ़ जाती है, तो कोलिजन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कोलिजन, फिर हीट जनरेशन, फिर टेम्परेचर बढ़ना, फिर से काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होना, तो ये बार बार होता रहता है। अच्छा, और फिर बल्ब जब गर्म होता है तो इसको एटमॉस्फेयर में इसका क्या होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन एटमॉस्फेयर के थ्रू होता रहता है, तो हीट बनता रहता है, वो एब्जॉर्ब होता रहता है। नाउ ये जो हमारे पास स्पीड बढ़ा या काइनेटिक एनर्जी मिली, इसे हम ये भी कह सकते थे कि इनका वाइब्रेशंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे वाइब्रेशन करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी ये सब इंक्रीज होने से हमारा एनर्जी क्या होता जाता है, कोलिजन वाली या उसमें मेटल में बढ़ने लगती है। तो हीट जनरेट होने का सिंपल सा रीजन, या गर्म होने का सिंपल सा रीजन है कोलिजन ऑफ एटम्स एंड आयंस और इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, और कोलिजन को बढ़ाने के लिए हम डिवाइस का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह से रखते हैं कि कोलिजन हो। अब स्ट्रेट वायर होता है तो कोलिजन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि सारे लोग सीधे सीधे भागते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर इसी को हम जिगजैग बना लेते हैं तो इधर भागने लगता, फिर आगे जाके दीवार मिलता, लड़ता, फिर इधर भागता, फिर लड़ता, फिर ऐसे करते करते क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कोलिजन से क्या होता है, सफ़र करता है। और ये कोलिजन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा।
क्लियर। अच्छा, अब बात हो गई कि तो रीज़न तो समझ में आ गया कि हीट बनता कैसे है, लेकिन इस हीट की अगर बात करें हम कि हीट कैसे बना, तो ध्यान दीजिएगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि एटम, साइंस, इलेक्ट्रॉन, इन सब की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं से एनर्जी क्या हुई होगी, सप्लाई होगी। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है वैसे लॉस ऑफ क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस ही काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, गेन होता है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल ले लॉस वाला, उतना हीट बन जाएगा सिंपली। तो देखिए लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल डिक्रीजेज, जो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है उसी की वैल्यू को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हीट मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है W = QV। अगर वर्क निकालना है, एक तरह का एनर्जी निकालना है, तो चार्ज इंटू वोल्टेज का क्या करना होता है, मल्टीप्लाइड। तो जो चार्ज इसमें फ्लो करे थे वो चार्ज और पोटेंशियल जितना हम सप्लाई करते हैं उनका मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सिंपली वही लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हीट जनरेट कराएगा। तो Q को हम लिख सकते हैं I × T और पोटेंशियल एनर्जी V को क्या लिख सकते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल सिर्फ है, क्योंकि एनर्जी निकालने के लिए पोटेंशियल और चार्ज का क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं, Q × V करते हैं। तो V को हम ओम्स के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, I × R लिख सकते हैं, I × R, जहाँ पे I क्या होगा, करंट जो फ्लो कर रहा है, ये वाला पहला वाला, ये दूसरा वाला, दोनों करंट हो गए, और R क्या होगा, इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस, और T क्या होगा, जितनी देर तक हमें हीट पूछा जाए कि इतनी देर में कितना बना होगा, क्योंकि लगातार हीट बनता रहता है और उस सराउंडिंग को क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं, H हीट बराबर क्या हो गया, I² R और ये T। जितना ज़्यादा समय बीतेगा उतना ज़्यादा बल्ब से हीट बनता चला जाएगा, सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी किसमें, हीट में कन्वर्ट होती जाएगी। यहीं से हम लोग H प्रोपोर्शनल टू I² देख सकते हैं। यदि एक बल्ब फिक्स ले लें, मतलब उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, क्योंकि फिलामेंट का फिक्स रहेगा, और फिक्स टाइम के लिए हम बात करें कि इतने समय में हमें हीट निकालना है, तो जो हीट लॉस होगा H वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, I², करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो रहा है हीट लॉस। मतलब करंट को अगर आप बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, मान लीजिए कि हमने बढ़ा दिया 2I कर दिया डबल, तो हीट लॉस कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि I² है, 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स हीट बढ़ जाएगा। लेकिन याद रहे कि R और T क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तब हम ऐसा करेंगे। अच्छा, फॉर्मूला हो गया हमारे पास हीट का एक, H = I² RT। इसको हम और लिख सकते हैं ऐसा, I × IR × T लिख सकते हैं। डबल I था तो हमने एक I यहाँ लिख लिया कि यहाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, I, और इसको क्या लिख सकते हैं, V, ओम्स के अकॉर्डिंग, IR को × T। तो एक और फॉर्मूला बन गया हमें हीट का, VIT या IVT हम कर सकते हैं। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, ओम्स के अकॉर्डिंग V = IR होता है, तो I = क्या हो जाएगा, V/R। इस I की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, तो I की जगह पे हम लिखेंगे V/R, और पहले से कि यहाँ V है तो क्या हो जाएगा, और T भी बैठा है, तो क्या हो गया फॉर्मूला, V²/R × T। तो हमारे पास हीट के 3 फॉर्मूले याद रखने होंगे, पहला I² RT, दूसरा VIT और तीसरा V²/R × T। T तो तीनों में सेम है, कितने समय के लिए बात हो रही है, इसमें करंट रेजिस्टेंस, इसमें वोल्टेज करंट और इसमें वोल्टेज रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में। कब कौन सा यूज किया जाएगा ये हम आगे पढ़ेंगे, क्लियर। चलिए, अच्छा, ये तो थी कहानी हमारे पास कि हम हीट कितना बनेगा किसी भी डिवाइस में, अगर उसमें हम वोल्टेज V लगाते हैं, करंट I फ्लो करता है तो ये, अगर उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है तो ये, और उसमें वोल्टेज V लगाते हैं और R रेजिस्टेंस है तो ये फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, हीट लॉस। और T टाइमिंग अपना सेकेंड में क्या करते रहेंगे, पुट करते रहेंगे, उसमें सारी की सारी वैल्यू SI यूनिट में होनी चाहिए। यूनिट हमें पता ही है क्या होगा इसका, जूल। जूल हो गई यूनिट ऑफ द हीट जो लॉस हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग पावर। पावर को अगर हम डिफाइन करें तो लोअर क्लास में भी डिफाइन करते थे, क्या होता था, वर्क अपॉन टाइम, या वर्क रेट को हम पावर कहते हैं। किसी भी टाइम को करने की जो रेट होती है, कितना फास्ट करते हैं कितना स्लो करते हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारे अंदर कितनी पावर है। तो यहाँ पे जो वर्क है एक तरह की क्या होगी, एनर्जी। तो हम अगर हीट को लिख लें एनर्जी की जगह और T टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है। तो H की वैल्यू यहाँ से हम अगर I² RT करें, I² RT, तो T से T कट जाएगा, क्योंकि यहाँ T लिखेंगे और T से T कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास I² R। या अगर ये लिखते हैं H की जगह VIT, तो T से T फिर कटता, क्या बचता, VI। या अगर V²/R लिखते हैं × T लिखते हैं H की जगह, और नीचे T है तो T से T कट जाएगा, तो क्या बचेगा, V²/R।
ये फिर से 3 फॉर्मूले किसके लिए, पावर के लिए। तो हम पावर की फॉर्मूले में हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। बस इतना रहे डिपेंड, मतलब ये पता रहे कि क्या दिया इनमें से, जो पेयर दिया रहेगा वो पुट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, चलिए पावर की यूनिट अगर हम बात करें तो पावर को यूनिट में कहा जाता है वॉट, ठीक है, या जूल पर सेकेंड कह सकते हैं। कैसे, तो देखिए वर्क अपॉन टाइम, वर्क किसमें होता है, जूल में होता है, और टाइम सेकेंड में, तो जूल पर सेकेंड को हम लोग पावर की यूनिट कह सकते हैं, या इसी को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, वॉट बोला जाता है। आपको याद होगा ये जेम्स वॉट के नाम पे पढ़ा है शायद, कहाँ गया क्या, यस इधर देखिए। तो ये हो गया वॉट हमारे पास, वॉट को हम जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। नाउ आपको कुछ चीज़ें और बता दें हम, जैसे 1 किलो वॉट आर, ये बहुत फेमस यूनिट है, और ये यूनिट नाम से तो ऐसा लगता है 1 किलो वाट, वाट आ रहा है तो लगता है कि ये पावर की यूनिट होगी, नहीं, ये यूनिट है हीट की, क्योंकि 1 किलो वाट आवर को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये कन्वर्ट होगा जूल में। कितना, तो देखिए 1 लिखिए, किलो को कोई भी अगर किलो की बात होती तो कितने जीरो आते हैं, 000, तो किलो अगर हट गया तो अब कितना लिखा जाएगा, 1 इंटू 1 ये वाला पहला, और किलो की जगह 1000, फिर उसके बाद बचा क्या, वाट इंटू आर, ठीक है। अच्छा 1 इंटू 1000 इंटू वाट को वाट रहने दीजिए, आर को सेकंड में करिए तो कितना लिख सकते हैं, 3600 सेकंड, क्योंकि 1 आर मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 कर देंगे, सेकंड आ जाएगा, तो 3600 सेकंड्स। तो ध्यान दीजिएगा वाट को हम जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, इसका मतलब इसका अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें सेकंड से तो हम जूल को वाट इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं। तो देखिए सेकंड इंटू वाट आया है, तो इसको मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, जूल। और जूल किसकी यूनिट बताई थी मैंने, हीट की, तो 1 किलो वाट आर एक्चुअली जूल में आएगा, तो ये पूरी यूनिट किसकी हो गई, हीट की। कितनी हुई, तो 1 किलो वाट आर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, देखिए 3600 यहाँ पे, तो हम इसको 3.6 इंटू 10 पावर, देखिए यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, कितना हो गया, 6 जूल लिख सकते हैं आराम से। तो अब हमें याद रखना होगा शॉर्टकट में कि 1 किलो वाट आवर को हम 3.6 इंटू 10.6 जूल लिख सकते हैं, ओके। अब ये जो फेमस इसका नाम है जिसके लिए हम बताएं इसको, ये एक्चुअली 1 यूनिट कहलाता है। हमारे डोमेस्टिक वायरिंग या डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें इलेक्ट्रिक बिल हमें सबमिट करना होता है, पे करना होता है, वो यूनिट के अकॉर्डिंग पे करना होता है। कि जैसे लिखा था कि 1 यूनिट जो है 2 रुपीज़ है, तो हम क्या लिखते हैं, 2 रुपीज़ पर यूनिट बिजली का बिल हमारे यहाँ आता है। और अगर हमने पूरे मंथ में 200 यूनिट यूज किया है तो 200 इंटू 2 कर देंगे, 400, इतने रुपए हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट मतलब इतना जूल हमने यूज किया, अगर तो 1 यूनिट खत्म किया। तो हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, क्लास 10th में इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनते थे कि इतने हीटर, इतने बल्ब हैं, बताइए कि कितना रुपए, अगर 2 रुपए पर यूनिट आता है तो बताइए कितना रुपए हमें सबमिट करना पड़ेगा मंथ में। तो उसके लिए हमें बस इतना याद रखना कि 1 यूनिट पे बिल आता है, और यूनिट को हम 3.6 इंटू 10.6 जूल कह सकते हैं। तो टोटल जूल निकाल लीजिए, इतने से डिवाइड कर लीजिए, यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो थी हमारे पास पावर और हीट की कहानी। एक और लास्ट चीज़, हम 1 कैलोरी को भी हम कह सकते हैं क्या, एनर्जी की यूनिट। आपको मैक्सिमम जितने भी जो फूड आते हैं पैक्ड वाले, उसमें आप देखेंगे उस पर लिखा रहता है कितने अमाउंट में कितनी एनर्जी जो हमें कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो वहाँ लिखा रहता है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट इतनी एनर्जी दे रहा है 2 कैलोरी या किलो कैलोरी, तो जो कैलोरी होती है वो एनर्जी की यूनिट होती है, और इसको हम लिख सकते हैं 4.18 जूल, या शॉर्टकट में सिंपल कैलकुलेशन रखने के लिए 1 कैलोरी को 4.2 जूल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास यूनिट पावर की और एनर्जी की, और एनर्जी का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला बल्ब में या हीटर में या गीजर में जो भी डिवाइस होती है हमारे पास, किसके लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, उनके टर्म में, ओके। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। कहानी ये कि पावर का कौन सा फॉर्मूला कब हम यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास मान लीजिए कि एक सर्किट है जिसमें 2 रजिस्टर्स लगे हैं, मान लीजिए बल्ब है ये B1 और B2, मान लीजिए इसको बल्ब 1 और बल्ब 2 दोनों सीरीज में हैं। इन दोनों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, V वोल्ट की बैटरी है, और इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। अगर हम बात करें कि इसमें
जो पावर होगा वो पावर कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा, ऐसे चलाएगा, तो मान लीजिए करंट आई है, तो आई करंट इसमें भी जाएगा और वही आई करंट इसमें भी फ्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, जब आई करंट फ्लो कर रहा है दोनों में, तो सेम क्या हुआ करंट, तो करंट हो गया कांस्टेंट। सीरीज की बात हो रही है, सीरीज में करंट क्या होता है कांस्टेंट, सारे डिवाइस में करंट अगर सेम हो गया तो पावर अगर निकालने चलेंगे इसमें या इसमें, तो आप क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई या V²/R या I² R, यही तो तीन होते हैं। अब इनमें से कौन सा लेंगे, इसमें पावर निकालने चलेंगे तो क्या लेंगे, इसमें पावर निकालेंगे तो क्या लेंगे, तो सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, तो करंट वाले फॉर्मूले पे जाइए, पहले तो इसको भूल जाइए, ठीक है, ये काम हो गया। दूसरी चीज, हमें इसमें क्या दिया है, अगर इसका रेजिस्टेंस दिया है तो हम इस पे आएंगे, क्यों, क्योंकि करंट हो गया दोनों के लिए कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया R, ठीक है। और वोल्टेज हमें इसका दिया नहीं, पूरे का दिया, ये वोल्टेज जो इन दोनों को मिलेगा, तो वोल्टेज एक एक का नहीं दिया, तो ये भी छोड़ देंगे। बचा कौन सा, पावर का फॉर्मूला I² इंटू R। करंट दोनों में कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट को हम हटाते हैं तो क्या लाते हैं प्रोपोर्शनल, तो जब प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा P प्रोपोर्शनल टू R। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा पावर उसका ज्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसका पावर कम। ये तो हो गया टारगेट, मतलब कि ट्रिक क्वेश्चन, कि इसका 2 ओम है, इसका 4 ओम है, तो पावर किसमें ज़्यादा, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका पावर ज़्यादा, तो पावर इसमें ज़्यादा आएगा। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन होता है कि P2 इज ग्रेटर देन P1 और P2 लेस देन, तो P2 ग्रेटर होगा अगर इसका पावर P2 है, इसका P1 है। लेकिन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू के लिए P बराबर क्या, I² इंटू R, और I निकालना बड़ा आसान है। I यहाँ से कैसे निकालेंगे, I बराबर टोटल वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो कि सीरीज में है तो ऐसे लिख लेंगे R1 + R2, हो गया आंसर। बस ये I यहाँ पुट कर लीजिए, I² R कर दीजिए, आंसर आ जाएगा पावर उसका। जब इसका निकालेंगे तो इसका R1 लीजिएगा, जब इसका निकालेंगे तो इसका R2, दोनों में करंट सेम है तो ये करंट दोनों में लगाएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो सीरीज में याद रहेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, I² इंटू R। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर हमारे पास दो रजिस्टर पैरेलल में हो और इसके लिए पूछ ले कि इन दोनों को हमने ऐसे बैटरी से जोड़ दिया, 20 वोल्ट की बैटरी, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, इसका पावर P1, इसका पावर P2 निकालना है हमें अलग अलग। अच्छा, एक चीज़ तो कंफर्म है, ये पैरेलल में तीनों है, तो इसका वोल्टेज भी, इसका वोल्टेज भी, मतलब क्या कांस्टेंट इस बार, वोल्टेज कांस्टेंट। पावर का कौन सा फॉर्मूला, तो पहले तो P का पूरा फॉर्मूला लिखिए, VI V²/R एंड I² इंटू R, ये तीन फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इन तीनों से कौन सा लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, V कांस्टेंट, मतलब V इसके लिए पता हो चुका है, बैटरी में लिखा रहेगा कितने वोल्ट का, तो ये पता हो गया, तो V पता हो गया, तो ये या तो ये तो पकड़ेंगे नहीं क्योंकि उसमें से V है ही नहीं। अब इन दोनों में से कौन सा, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या I पता है आपको अलग अलग, नहीं, तो I वाले को भी छोड़ दीजिए। क्या पता था इसका, रेजिस्टेंस पता था, तो रेजिस्टेंस पता, तो ये पकड़ लीजिए। वोल्टेज तीनों में सेम, तो वोल्टेज भी पता हो गया और रेजिस्टेंस भी सेम हो गया, मतलब पता हो गया, तो वोल्टेज तो दोनों में सेम है, मतलब कांस्टेंट हो गया, तो P प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि कांस्टेंट को हटाएंगे जब हम दोनों में सेम है तो प्रोपोर्शनल आता है, और प्रोपोर्शनल 1/R आएगा, क्योंकि R नीचे इस बार है। हमने ये फॉर्मूला क्यों लिया, फिर से बता रहा हूँ मैं, VI और I² R में हमें I पता नहीं था दोनों में, इसलिए I वाला पोर्शन हमने हटा दिया। हमें V पता था तीनों में सेम, और इनका R पता था, इसलिए ये पकड़ लिया, और इसमें भी वोल्टेज दोनों में सेम है, दैट्स वाई वोल्टेज को कांस्टेंट मान के हटाया, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल देंगे हम लोग, R बोल देंगे। अब सोचिए, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका पावर कम, जिसका ज़्यादा यहाँ से दिखेगा उसका हम कर लेंगे। जैसे ये हमने कर दिया था 2 ओम है और ये मान लीजिए कि 4 ओम है, तो किसका पावर ज़्यादा, इसका, क्योंकि छोटे वाले का रेजिस्टेंस छोटा तो पावर ज़्यादा, ये छोटा तो ये ज़्यादा, सही है। और वैल्यूज निकालनी होगी तो आपको पावर इक्वल्स टू V²/R करना होगा, और V यहाँ दिया रहेगा, ये पुट कीजिए, R यहाँ से दिया रहेगा, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर, ठीक है। तो सीरीज में कौन सा यूज करना है, I² R, पैरेलल में कौन सा यूज करना है, V²/R, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कि अगर हमारे पास मान लीजिए पूछ लेता कि इन दोनों का पावर बताइए, सीरीज में 2 लोग जुड़े हैं, 3 लोग जुड़े हैं, 4 लोग जुड़े हैं, तो उनका पावर टोटल कितना होगा, और पैरेलल में जुड़े हैं तो उनका पावर टोटल कितना होगा। तो मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस दो सीरीज में हैं, इनके पावर P1 और P2 आपको पता है या निकाल लिया आपने, जो अभी प्रोसेस होता है उससे निकाल लिया। अगर पूछे नेट पावर बताइए तो सर्किट का,
तो नेट पावर के लिए आप सिंपली ये याद रखिएगा 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/P1 प्लस 1/P2। ये सिंपली कैसे आया इससे हमें अभी मतलब नहीं है, क्योंकि उसका कोई डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाता, ना ही हमें 12th में बोर्ड में आएगा कभी, इवन 12th के बोर्ड में ये भी नहीं मिलेगा आपको, और नहीं कभी कंपटीशन में। तो डायरेक्ट हम लोग इसका फॉर्मूला याद रख लेते हैं। सीरीज में पावर को इन्वर्स करके जोड़ते हैं, और अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हो, R1 रेजिस्टेंस R2 और इसका पावर P1 और P2 आप निकाल चुके हैं प्रीवियस मेथड से, तो आपको नेट पूछ ले कि नेट पावर कितना लॉस होगा, तो आप सीधे P इक्विवेलेंट या नेट पावर बराबर P1 प्लस P2, ये आपको याद हो जाएगा आराम से। रेजिस्टेंस और उसकी तरह क्या कहते हैं कैपेसिटर जैसे ऐड करते थे, तो ये कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है। सीरीज में कैपेसिटर रिवर्स होते थे, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते थे, बस इसी को याद रखिए आप डायरेक्ट। क्लियर? तो ये तो हो गई पावर की कहानी कि कैसे हम पावर सीरीज और पैरेलल में याद रखेंगे। टोटल अगर पूछे तो अगर 3-4 लोग होंगे तो इनको 1/P3 1/P4 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। एक्सटर्नल लोड किसी सर्किट में अगर जुड़ा है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम पावर कंज्यूम कब करेगा, उसके लिए अगर कंडीशन की बात की जाए तो हम हेडिंग की बात करें तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम चलिए अच्छा एक चीज और देखते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का केस। मैक्सिमम पावर किसी भी लोड में कब ट्रांसफर हो सकता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर लॉस बाय द सोर्स कब हो सकता है। जैसे समझने का तरीका, मान लीजिए एक रजिस्टर हम लेते हैं कैपिटल R, जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, लोड। एक्सटर्नल रजिस्टर होता है, ये बाहर का कुछ भी हो सकता है, जैसे फैन, बल्ब, ये जो भी है। हमने इसको एक सेल से जोड़ा है, जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, और इस सेल की जो वोल्टेज है, वोल्ट EMF कह सकते हैं, वो V है, और रेजिस्टेंस इसका क्या है, R। तो इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इस रजिस्टर के थ्रू इस बैटरी से मैक्सिमम पावर कंज्यूम किस शर्त पे हो सकती है, किस कंडीशन पे हो सकती है। तो इसके लिए सिंपली सोचिए, एक चीज़ मैं बताऊं, मैथ का है। अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और कोई ग्राफ ऐसे मान लीजिए है, तो हम पूछे इस ग्राफ का सबसे मैक्स पोर्शन कौन सा है, सबसे मैक्सिमम वाला, तो ये है टॉप वाला। और इस पर अगर हम एक टेंजेंट खींचें तो टेंजेंट को जनरली आप जानते होंगे स्लोप कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ये स्लोप एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का वो बना रहा है, वैल्यू 0, तो स्लोप कितना बोल देंगे इसका, 0। पैरेलल हो गया ना दोनों, तो मैक्सिमम वाले पे ही 0 होगा। इधर कहीं टेंजेंट बनाएगा तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा इसके साथ, एक्स के साथ ऐसे बनाएगा कि नहीं बनाएगा, लेकिन जो टॉप पर होगा वो हमेशा इसके पैरेलल होगा। तो हम ये बोलते हैं कि अगर मैक्सिमम पॉइंट आपको सर्च करना है तो आप स्लोप निकालिए और उसको किसके बराबर कर लीजिए, 0। और स्लोप आपको याद होगा, स्लोप निकालने का सिंपल तरीका होता है dy बाई क्या कर लीजिए, dx कर लीजिए, मतलब दिस एक्सिस ओवर दिस एक्सिस। तो स्लोप निकालने का मतलब है डिफरेंशिएशन करना, और उसको किसके बराबर कर देना है, 0, क्योंकि स्लोप है, स्लोप को हम 0 करना है। और 0 करके हम क्या पता करते हैं कि ये वैल्यू क्या है, मैक्स है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैक्सिमम पावर आपको निकालना है तो पहले पावर का फॉर्मूला निकालिए और उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, जो वेरिएबल है। तो r को ही वेरी करा सकते हैं हम, ये और ये तो फिक्स होंगे, ये कितना लगाते हैं कि मैक्सिमम लोड होगा, मैक्सिमम पावर लॉस होगा, तो ये वेरी करेगा। तो इसको वेरिएशन वेरिएबल वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, इसको 0 के बराबर कर लीजिए। जो शर्त आएगी, जो कंडीशन बनेगा, वो हो जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के केस। क्लियर? तो मैक्सिमम पावर का केस निकालने के लिए पहले पावर का फॉर्मूला लिखें, तो P बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, I² × R, या कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं लिख सकते, वो नहीं लिख सकते, कोई भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम ये लिखें तो I की वैल्यू उठाइए यहाँ से, तो I बराबर क्या लिखेंगे यहाँ से आप देखिए, I = वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर ऑफ द सर्किट या रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसमें रेजिस्टर कितना है, 2 है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो V/R इज द करेंट इन दिस सर्किट। तो इसकी वैल्यू रखेंगे I की जगह, तो क्या हो जाएगा, V/R प्लस R का होल स्क्वायर, ठीक, इंटू R। ये पावर आ गया। इसमें है R वेरिएबल, तो इसकी वैल्यूज को हम डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 फंक्शन है, एक तो ऊपर फंक्शन है फर्स्ट और एक नीचे है सेकंड, क्योंकि इसमें R वेरिएबल, इसमें R वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट वाले को हम बाहर सोच लें, ठीक है, वो बाद में हम ऐड कर लेंगे, उसको मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास 2 फंक्शन हो गए, P, एक तो R अपॉन R प्लस R का क्या हो गया, होल स्क्वायर, इंटू V², इसको हम अलग सोच रहे हैं। बस इसको डिफरेंशिएट करना है कैपिटल R के रिस्पेक्ट में और 0 के बराबर करना है मैक्सिमम कंडीशन पाने के लिए। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूला याद होगा, ऐसा कुछ
1/सेकेंड का अगर फॉर्मूला है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हम क्या करते हैं, इसको पहले जो नीचे वाला है सेकेंड फंक्शन उसको छोड़ देते हैं। तो देखिए नीचे का फंक्शन क्या है, आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं पावर को आर के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, नीचे वाले को हमने लिखा एज इट, ठीक। पहले का डिफ्रेंशिएशन यहाँ करके लिखते हैं, फॉर्मूला ये है, सेकेंड को छोड़ा डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस पहले को छोड़ा डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड ओवर सेकेंड का स्क्वायर, ये करते हैं हम लोग। तो देखिए सेकेंड को हमने छोड़ा, नीचे वाला सेकेंड है, पहले को करते हैं तो पहला ऊपर वाला आर, आर का कितना 1, और ध्यान दीजिएगा वी स्क्वायर है तो पूरे का बाहर हम लोग क्या कर लेते हैं, वी स्क्वायर का यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद माइनस लगाते हैं, पहले को छोड़ते हैं तो पहला ये है, आर को छोड़ा, दूसरी का करते हैं तो दूसरा ये है ना आर प्लस आर का होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो 2 आगे चला आएगा और आर प्लस आर बचा रहेगा। फिर इसका भी किया जाता है तो स्मॉल आर का तो 0 हो जाएगा, कैपिटल आर का 1 हो जाएगा, उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। नीचे सेकेंड का स्क्वायर, तो सेकेंड ये है तो आर प्लस आर का होल स्क्वायर है, पहले से ही स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, ये होगा डिफ्रेंशिएशन। और किसके बराबर करना था डिफ्रेंशिएशन को, 0 के, ताकि हमें कौन सी शर्त मिल जाए, पी मैक्सिमम का, और उसी का तो कंडीशन पढ़ना है। तो 0 के बराबर कर लीजिए, तो ये तो चला जाएगा 0, ये भी उधर चला जाएगा 0, तो बचा क्या हमारे पास आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बराबर क्या है 0 है। अगर हम इस पोर्शन को इधर ले आए 0 के इधर तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे हो गया तो एक आर प्लस आर से कैंसिल, तो क्या बचा उस तरफ, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 2r, ये आर इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। मतलब ये हुआ कि अगर हमें लोड रजिस्टर में मैक्सिमम पावर कंज्यूम कराना है, बैटरी का मैक्सिमम पावर लॉस कराना है, इसका मतलब तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो मैक्सिमम पावर का क्या होगा, कंजप्शन होगा। आपको याद होगा जब हम मिक्स्ड कंडीशन पढ़ते थे सेल कॉम्बिनेशन में, तो मिक्स वाले में हमने एक चीज बताया था डायरेक्ट, या उसका एक कंडीशन बना के बताया था कि जो एम आर है वो एन आर के क्या होना चाहिए बराबर, या एम आर कुछ ऐसे था, याद नहीं है मुझे, स्मॉल एन आर इक्वल्स टू एम आर के बराबर अगर होता है तो मैक्सिमम करंट ड्रॉन होता है बैटरी से, तो मैक्सिमम करंट होगा, करंट अगर मैक्स होगा तो पावर भी क्या होगी, मैक्स होगी। तो ये थी हमारे पास छोटी सी कहानी कि मैक्सिमम पावर कंज्यूम या मैक्सिमम पावर लॉस फ्रॉम द बैटरी कब हो सकता है, जब एक्सटर्नल लोड इंटरनल लोड के रजिस्टर्स के क्या हो, मैग्नीट्यूड में बराबर हो, ठीक है। चलिए अच्छा, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो हमें इस पोर्शन में याद रखना होगा डायरेक्ट। पहली तो ये कि जैसे हम बात करते हैं बल्ब की, कि बल्ब मैक्सिमम टाइम अगर आपने जज किया होगा, चेक किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो जो फिलामेंट वाली बल्ब की बात बता रहा हूँ मैं, वो मैक्सिमम टाइम फ्यूज अगर होता था, खराब होता था, तो उसी टाइम होता था जब हम स्विच ऑन करते हैं। उसके बाद अगर वो चल रहा है तो काफ़ी देर तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम चांसेस फ्यूज होने का कब होता है, जस्ट स्विच को ऑन करते ही। स्विचिंग, जस्ट स्विचिंग फ्यूज ऑफ बल्ब, फ्यूज जब होता है बल्ब तो ये सिर्फ और सिर्फ चांसेस हैं कि जब हम स्विच ऑन करें तभी हो, मतलब ऐसा नहीं कि ये तभी होता है हमेशा, मैक्सिमम चांसेस जो हैं वो तभी है जब स्विच को हम ऑन करें तभी बल्ब क्या होगा, फ्यूज होगा। ऐसा क्यों, तो वो देखिए, अगर हम बात करें कि बल्ब को स्विच ऑन किया जस्ट, तो शुरू में पावर आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग, मान लीजिए क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर है। पावर पी जो होगा वो मान लीजिए आर की बात करें, आर पे डिपेंड कर रहा है। जब स्विच ऑन हो जाता है, कुछ समय बीतता है तो टेम्परेचर क्या होती है, बढ़ने लगती है, हीट जनरेट होता है, और टेम्परेचर के बढ़ने पर आपको पता होगा रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। और रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगी, ठीक है, तो आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर या वी आई, इन तीनों में से देखिए ध्यान से, जब हम बल्ब को बात करते हैं, बल्ब क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, स्विच ऑन हो रहा है जस्ट। और डोमेस्टिक वायरिंग किसमें होती है, सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में, तो ये तो सीरीज में, इसमें रेजिस्टेंस है नहीं, इसको भी छोड़ देंगे, बचा कौन सा हमारे पास, वी स्क्वायर बाई आर। मतलब पावर अगर आपको चेक करना है बल्ब का तो क्या निकालेंगे, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक। अब देखिए जरा ये रजिस्टर
की रेजिस्टेंस जो है वो नीचे है, डाउन में, न्यूमिनेटर में नहीं, कहाँ है, डिनोमिनेटर में। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो पावर घटेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी तो पावर बढ़ेगा। अब सोचिए जरा, जब बल्ब ऑन जस्ट हुआ है, टेम्परेचर अभी कम था तो रेजिस्टेंस तो बढ़ा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पावर वैसे वैसे घटती जाएगी। तो मैक्सिमम पावर कब रहा होगा बल्ब का, शुरू में ही जब स्विच ऑन किए थे तभी पावर क्या होगा, मैक्स, क्योंकि उस समय रेजिस्टेंस बल्ब का क्या रहता है, कम रहता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ते 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 रेजिस्टेंस को बढ़ाता चला जाता है। तो टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिससे पावर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, सॉरी बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का घटना, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस का बढ़ना है ना, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो पावर क्या होगी, घटेगी। मतलब ये कि सबसे ज्यादा पावर कब रहा होगा, शुरू में ही, क्योंकि उसके बाद पावर क्या होने वाली, घटने वाली है। तो पावर जब सबसे ज्यादा है तो फ्यूज होने के चांसेस कब होंगे, जब पावर सबसे ज्यादा था, और सबसे ज्यादा कब था, शुरू में ही। दैट्स वाई मैक्सिमम चांसेस बल्ब के फ्यूज होने का कब है, जस्ट स्विचिंग, जब हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं। उसके बाद चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जस्ट शुरू में ही पावर सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, पावर घटता चला जाता है। क्लियर, ये तो हो गया पहला केस। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम अगर चेक करें तो हमारा बल्ब जो होता है वो टाइम के साथ उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो कम होती जाती है। क्यों, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उस फिलामेंट में से कुछ मेटल इवेपोरेट होने लगता है, और धीरे 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 वो इवेपोरेट होकर इस ग्लास पे क्या होने लगता है, कलेक्ट होने लगता है, चिपकने लगता है, जिससे इस ग्लास में क्या होती है, इसकी थिकनेस बढ़ने लगती है, या कह सकते हैं कि ब्लरनेस आने लगता है, जिससे जो ग्लो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या ऐसा भी सोच सकते थे कि मान लीजिए यहाँ पे चिपक नहीं रहा है, बल्ब साफ दिख रहा है आपको कि यहाँ गैदरिंग की क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है मेल्टेड मेटल का। तो क्या हो रहा है, जैसे मेटल धीरे धीरे पिघलेगा टाइम के साथ, 1 साल 2 साल 3 साल बाद, तो मेटल पिघलेगा तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, घटेगा। तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। रेडियस अगर घटेगा, लेंथ उतनी रहेगी, लेंथ अभी भी उतना ही रहेगा, रेडियस घटेगा तो एरिया भी घटेगा। तो आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए, रो वही, मेटल कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, एल वही, लेंथ वही सेम है, फिलामेंट छोटा बड़ा तो होता नहीं है। हाँ, उसका एरिया धीरे धीरे कम होगा तो रेजिस्टेंस धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर धीरे धीरे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, तो ग्लो क्या होती जाएगी, घटती चली जाती है। क्लियर। तो टाइम के साथ लॉन्ग पीरियड के बाद बल्ब का जो ग्लो होता है वो घटता है, वजह उसमें से मेटल इवेपोरेट होकर उसकी रेडियस को क्या करता है, डाउन करता जाता है, कम करता जाता है। ओके, चलिए एक चीज़ और देखते हैं ना लास्ट का। इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि जैसे हमारे घर में मान लीजिए बल्ब जल रहा है और अचानक से कोई हैवी इंस्ट्रूमेंट, हैवी वोल्टेज का जो इंस्ट्रूमेंट हो, पावर कंज्यूम करता हो, वो ऑन कर दिया जाए, जैसे हीटर हो गया या गीजर हो गया, इन सबको, तो ये बल्ब की जो ग्लो है ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डीम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो वो सीख लेते हैं पहले क्यों ऐसा होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक रजिस्टर है हमारे पास, लोड, ये जल रहा है, बल्ब है, ग्लो कर रहा है बहुत तेज। अब अचानक से क्या हुआ, इसके जस्ट साथ एक हीटर को हमने जोड़ दिया, हीटर, तो इसकी ग्लो कम हो जाती है। क्यों, तो देखिए इस बल्ब को हमने जोड़ा था किसी सर्किट, किसी सोर्स के साथ, मान लीजिए EMF E है इसकी बैटरी की, और स्मॉल आर रेजिस्टेंस है इंटरनल। तो पहले ही सिर्फ ये जुड़े थे, तो जो इसमें वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा था, जो वोल्टेज पा रहा था, वो वोल्टेज कितना रहा होगा, V बराबर E माइनस आई आर, कुछ तो ये खाएगा ना, E माइनस आई आर। तो ये वोल्टेज हो गया EMF और EMF माइनस, इसको हम बैक EMF कहते हैं, इसमें जो लॉस होता है I इंटू आर, वो बैक EMF होता है। तो ये वोल्टेज इस समय इसको मिल रहा है, और ये I कौन होगा, मान लीजिए कि I1 है। जब ये सब इसके साथ जुड़ा है तो सिर्फ I1 करंट आ रहा है। लेकिन जैसे ही हीटर जुड़ा, अब इसमें मान लीजिए हीटर में करंट जा रहा है I2। जरा ध्यान से देखिएगा, पहले जब हीटर नहीं था तो सिर्फ यहाँ से करंट कौन निकल रहा था, I1, वो ऐसे गया तो इसमें आया E माइनस I1 R। लेकिन अब जब हीटर जुड़ गया तो अब यहाँ से करंट कितना निकला होगा, I1 प्लस I2, और उसमें से I1 नीचे गया होगा इस बल्ब में, और I2 गया होगा इधर। तो अब इस बैटरी, इस बल्ब को कितना वोल्टेज मिलेगा, तो नया जो बैटरी का वोल्टेज होगा, सॉरी इस बल्ब को मिलेगा V डैश, वो कितना हो जाएगा, EMF में से इस बार दो जगह का लॉस निकालेंगे, एक तो यहाँ का, एक यहाँ का, है कि नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि इसमें से I2 गया और यहाँ से I1, तो यहाँ से करंट कितना गया होगा, I1 प्लस I2, तो ये लॉस कितना करवाएगा, I1 प्लस I2 इंटू R।
यही तो मिलेगा इसको। अरे हमेशा ईएमएफ में से बैक ईएमएफ को माइनस करते हैं और वही वोल्टेज इसको मिलता है, क्योंकि पैरेलल में ऐसे बन जाएगा फिर। तो इस समय वी डैश जो होगा इसको मिलेगा वो कितना हो जाएगा, ईएमएफ माइनस बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ से इस बार बढ़ गया ना, क्योंकि करंट ये वाला I2 और ये वाला इसमें का I1 दोनों जुड़ के जा रहे हैं, तो इस बार ऐसे लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, E माइनस I1R माइनस I2R। इसको क्या लिख सकते हैं, E माइनस I1R को जो शुरू का वोल्टेज था इसको मिल रहा था पहले V माइनस I2R हो गया। तो अब सोचिए कि वोल्टेज जो था पहले मिलता था इस बल्ब को, अब उसमें से कुछ पोर्शन क्या हो रहा है, माइनस हो जा रहा है। जो वोल्टेज कौन खा रहा है, इसकी वजह से आ रहा है। तो वोल्टेज डाउन हुआ, दैट्स वाई जो ग्लो था बल्ब का वो भी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। कब, जब हम कोई नया, कोई बड़ा, कोई हैवी इंस्ट्रूमेंट हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं घर में। क्लियर। तो ये थी हमारे पास एक और पॉइंट। एक लास्ट पॉइंट जो हमें सिर्फ जानना है, जस्ट फॉर नॉलेज कह सकते हैं, कि जब हम पावर प्लांट से जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वहाँ मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज में मान लीजिए जनरेट किया गया, सपोज 11,000 वोल्टेज है, ठीक है। अब इसको हमें भेजना है कहीं दूर सिटी में, कई 100 किलोमीटर दूर। तो क्या करेंगे, इतनी ही वोल्टेज पे भेजेंगे या इससे कम करेंगे या इससे ज़्यादा। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे पावर जनरेट हो रहा है P0 जिसको हमें भेजना है, ठीक है, और करंट जो इसमें बन रहा है वो I बन रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर हम बात करें कि यहाँ से जो वोल्टेज है जो जनरेट किया गया है 11,000, इसको V0 मान लें, तो पावर, वोल्टेज और करंट में रिलेशन क्या हो जाएगा, P बराबर क्या होता है, VI। तो P0 इक्वल्स टू V0I। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो गई, P0 बाई V0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यही करंट इसमें से जा रहा है, कौन सा वाला, P0 ओवर V0, P0 ओवर V0। इस वायर की अपनी एक खुद की रेजिस्टेंस होगी, जितना बड़ा है ये जहाँ तक होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा। तो ये वायर खुद एक पावर लॉस कराएगा, क्योंकि इसमें करंट अब जाने लगा है, रेजिस्टेंस है खुद का। तो कितना पावर लॉस कराएगा ये, I स्क्वायर इंटू R। करंट इसका वायर का और इसका खुद का रेजिस्टेंस, तो I स्क्वायर कितना है, P0 बाई V0 का होल स्क्वायर इंटू R। अब ध्यान दीजिए, जो ये वोल्टेज था उसी को हम जनरेट कर रहे थे, है ना, या उसी को भेजने वाले हैं। तो ध्यान सोचिए कि ये जो पावर लॉस है पूरा ये वाला इस वायर में, वो सबसे कम, मतलब कम से कम करना चाहे तो क्या करें, P0 जो भेजने वाले पावर उसको तो कम कर नहीं सकते, पावर को ट्रांसमिट ही करना में, और R वायर कम से कम कोशिश करेंगे मोटा से मोटा बनाए, मोटा बनाएंगे तो हैवी होगा तो पोल क्या हो गिरने के चांसेस है, और पतला करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो हम R को चलिए मेंटेन कर सकते हैं जितना कर सकते थे। लेकिन अगर हम V0 को देखें ध्यान से, जो वोल्टेज यहाँ बन रहा है या जिसको सप्लाई करने वाले हैं, अगर उस V0 को हम बढ़ाते जाएं कि बढ़ाकर भेजना है यहाँ से, तो जितना ज़्यादा ये इंक्रीज करेंगे पावर लॉस वायर में क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो आपको जनरली बस इतना जानना है कि जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पावर को ट्रांसमिट किया जाता है तो वोल्टेज को हाई करके भेजा जाता है। बाद में उसका जहाँ पहुँचेगा वहाँ ट्रांसफार्मर लगाकर हम उसको स्टेप डाउन कर लेंगे, वोल्टेज को घटा लेंगे। जैसे हमारे घर में अभी यहाँ पे 240 वोल्ट आ रहा है, किसी अच्छे घर में जहाँ पे मशीन लगी हो, मोटर लगे हो 3 फेस के 2 फेस के, वहाँ पे हम जनरली क्या लेते हैं 440 वोल्ट। और कोई इंडस्ट्री है नॉर्मली तो वहाँ पे 11,000 वोल्ट लेते हैं। और भेजने के लिए हम इसको क्या करते हैं 33,000 वोल्ट या 1,32,000 वोल्टेज, जो बड़े वाले खंभे होते हैं उसमें जो जाते हैं 1,32,000 वोल्ट की वोल्टेज भेजते हैं, ताकि जितना वोल्टेज हम बढ़ा सकते हैं उतना पावर लॉस क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा वायर में, ठीक है। तो ये कहते हैं हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप करके भेजते हैं। इतनी कहानी थी हमारे पास हीटअप के लिए। क्वेश्चंस भी हैं इसके न्यूमेरिकल्स के, आप लोग ट्राई कीजिए कि वोल्ट कितना लॉस करेगा, ये सारी कहानी है। फॉर्मूला यही सब है, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बता दिए हैं। अब नेक्स्ट हमारा होगा क्लास मैग्नेट्स पर। इलेक्ट्रिसिटी टोटली खत्म हो चुका है। अगर कोई टॉपिक छूटा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, एक वीडियो हम उस पर भी बना देंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।